Hello dear students, how are you? I hope you all are well and doing perfect. So dear students, today we will continue our series on animal kingdom. So in today's lecture we will discuss about the various bases of classification that is used to classify different animals into the separate फाइलम्स। तो ये वो सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग आसानी से एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फाइलम्स। ठीक, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमें एक बार ये सारे क्लासिफिकेशंस के जो बेसिस हैं वो पता चल गए तो हम आसानी से एनिमल्स के फाइलम के बहुत सारे करेक्टर्स खुद ही समझ जाया करेंगे। ठीक है, पहले ही। और फिर क्या बचता है, कुछ स्पेशल फीचर्स बचते हैं जो स्पेशल फीचर हर ग्रुप में बहुत ही लिमिटेड नंबर पे होते हैं, तो उसको हम लोग जल्दी से पढ़ करके अपने एनिमल किंगडम को बहुत जल्दी रैप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना। तो चलिए बिना देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो हमें आज के लेक्चर में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने हैं आपके साथ, वो हैं सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है बॉडी सिमेट्री, देन है नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर समझेंगे कि क्या होती हैं, कितनी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं और एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स क्या होती हैं। देन हम बात करेंगे बॉडी कैविटी के बेसिस पे एनिमल के डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की। और ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम। देन हम बात करेंगे सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो अभी इनमें से बहुत सारे चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पे देख लेनी है, हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आपको पूरा का पूरा फीलिंग आ जाएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में, वो सबसे सिंपलेस्ट स्टार्ट होता है सेलुलर से, देन आता है टिश्यू लेवल पे, फिर आता है ऑर्गेन लेवल पे और लास्ट में आता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे। तो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चंस रहता है, अपने रेफरेंस बुक में भी, अपने क्वेश्चन पेपर में भी कई बार देखा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन seen in animals। तो जो एनिमल्स होते हैं कंप्लीट, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले अपने को एक फीलिंग आनी चाहिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बच्चों आप ये मान के चलिए कि एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप हमेशा ऐसा मान के चलिए कि एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ऐसा कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो बहुत छोटे अनडिविजिबल चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और वो कितने एक्सटेंट तक जा सकता है। ठीक है, कितने एक्सटेंट तक वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो सकता है अपने कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे, यानी वो अपने अंदर वो क्या क्या लेके आया है, क्या क्या उसके बॉडी में है। ठीक है, वो कितने ज्यादा एक्सटेंट तक गया हुआ है। ठीक, वो वही उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर मैं एक सिंपल बैक्टीरिया को देखूं तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है और उसे भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन ही समझें। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड बैक्टीरिया, इट कंस्टिट्यूट ओनली अ सेल, उसमें एक ही सेल है सिर्फ। ठीक है, बट व्हेन आई लुक एट से अ लायन और ए टाइगर और ए एलिफेंट, ठीक है, जब उनको देखते हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के
कंस्टिट्यूएंट देखते हैं तो मुझे क्या दिखता है कि उसमें सेल है, उसमें टिश्यूज हैं, उसमें ऑर्गन है और उसमें ऑर्गन सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर्ली हर चीज प्रेजेंट है। तो उसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां तक गई है, वो ऑर्गन सिस्टम तक गई है, ठीक। जबकि बैक्टीरिया की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल ही है सिर्फ, ठीक है, क्लियर। तो बैक्टीरिया की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहां पे बॉडी सिर्फ सेल की बनी हो, उसमें टिश्यूज ना हो, उसमें ऑर्गन ना हो, उसमें ऑर्गन सिस्टम ना हो, ठीक। और वो सेल अब सारे काम करके दे दे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो एनिमल किंगडम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इज सेलुलर लेवल। लेकिन एनिमल किंगडम का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया के सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट कैसे है? वो इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया या मोनेरा या प्रोटिस्टा की बात करें तो वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल होता है, लेकिन एनिमल किंगडम में जब मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो कैसे ये डिफरेंट है देखिए। तो इन एनिमल्स, so in some animals in fact जिनमें cellular level of organization है, तो in some animals body constitute of many cells, ठीक है, सेल्स खूब सारे हैं विद सम डिवीजन ऑफ लेबर, विद सम डिवीजन ऑफ लेबर। यानी एक एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं और वो सेल्स ने आपस में कुछ एक्सटेंट तक अपना काम भी डिवाइड कर लिया है। यानी कुछ सेल्स काम कर रहे हैं डाइजेशन का, कुछ सेल्स काम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, कुछ सेल्स काम कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे यहां पे क्या हुआ है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, मतलब सेल्स हैं, मोर देन वन सेल्स है, ठीक है, और वो सेल्स आपस में डिवीजन ऑफ लेबर भी शो कर रहे हैं। लेकिन ये सेल्स टिश्यू लेवल पे अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज, लेकिन ये टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एनिमल्स में हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन बैक्टीरिया और सर्टेन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनसे कैसे डिफरेंट है, समझने वाली बात है ये यहाँ पे। तो उनमें जब हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया ले लें फॉर अवर कन्वीनियंस, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ सेल्स है वहां पे वो है एक, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है नहीं, क्योंकि एक ही सेल है, उसी को सारा काम करना पड़ेगा, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। तो इस तरह से एनिमल का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। तो हाँ, तो आपको एक पिक्चर भी बनानी है अपने दिमाग में। आप ऐसा दिमाग आंख बंद करके सोचिए कि हमारे सामने एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर खूब सारे सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल्स टिश्यू लेवल पे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, ठीक है, बट उनमें कुछ एक्सटेंट तक डिवीजन ऑफ लेबर है कि कुछ सेल्स आपस में बातचीत करके सिग्नल करके बोल देते हैं कि भाई अच्छा तुम डाइजेशन करना,
तुम रेस्पिरेशन करना, तुम रिप्रोडक्शन करना, ऐसे उनके अंदर चीज़ें हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे होगा, किन में होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फाइलम में देखने मिलता है, क्योंकि सिंपलेस्ट है तो सिंपलेस्ट फाइलम में देखने मिलेगा। तो इट इज सीन इन स्पॉन्जेस। ये किस में देखने मिलता है, तो ये देखने मिलता है अपने को इन स्पॉन्जेस। ठीक है, नाउ वी कम एट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और इसकी बात करते हैं। तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि एक टिश्यू क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू। देखिए, तो जो टिश्यू है वो है ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन वो सभी सेल्स का ओरिजिन सेम होता है। ठीक है, वो सेल का ओरिजिन सेम होता है और फंक्शन सेम होता है। ठीक, तो व्हाट इज अ टिश्यू, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स with similar origin and performing similar function। ठीक है, सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब यहां पे आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सिमिलर ओरिजिन से सर का क्या मतलब है ना। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूं सिमिलर ओरिजिन भी समझाने की। लेट्स सपोज दैट देयर आर दीज टू सेल्स, दिस इज अ सेल ए एंड दिस इज अ सेल बी प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इस सेल ए ने क्या किया, डिवीजन करना स्टार्ट किया और बनाए दो सेल। फिर फर्दर डिवीजन स्टार्ट हुआ, माइटोसिस डिवीजन ही, और बने दो सेल दोनों से। फिर और डिवीजन हुआ और सेल्स बन गए। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या किया भाई, बी ने भी डिवीजन स्टार्ट किया, इसने भी पहले दो सेल बनाए, फिर और दो सेल बने दोनों से। ठीक है, फिर और दो दो सेल बने उन सब से, है ना। तो फाइनली इसने भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए। ठीक है, और ये सभी सेल्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये सभी सेल्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा भी मान लेते हैं। तो अब ये जो एक ग्रुप ऑफ सेल है, ये जो एक ग्रुप ऑफ सेल है, इन ग्रुप ऑफ सेल का जो ओरिजिन हुआ है वो सेल ए से हुआ है। ठीक, सिमिलरली ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो सेल बी से हुआ है। ठीक है, अब अगर ये सेल्स, ये सभी सेल्स एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि इन सेल्स का जो ओरिजिन है वो हुआ है ए से। ठीक है, और ये सभी सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डाइजेशन का। ठीक, अब सिमिलरली अगर हम इस सेल की बात करें, इन ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करें, तो इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इनका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम बी, और इनका फंक्शन क्या है, मान लेते हैं रेस्पिरेशन है।
रेस्पिरेशन में हेल्प करना फंक्शन है, या रेस्पिरेशन छोड़ देते हैं, रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इनका जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन करने के वजह से के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं दीज आर सेल्स having common origin, that is from A, and performing similar function, that is digestion. And these are group of cells which have all origin from B and performing a similar function, that is reproduction. So this group of cell is a tissue, and this group of cell is also a tissue, but this tissue is different from this tissue. ये टिश्यू इस टिश्यू से डिफरेंट है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, दे आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। क्लियर? तो कुछ जो हायर ऑर्गेनिज्म हो गए स्पॉन्जेस के ऊपर के, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पर पहुंच गया है, ठीक। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने को देखने मिलेगा इन फाइलम निडेरिया, जिसे हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, and it is also seen in the phylum called Ctenophora, जो इसी का ट्विन फाइलम है, जो इसी का ट्विन फाइलम है। निडेरिया और टीनोफोरा पहले एक ही फाइलम हुआ करते थे, निडेरिया, ठीक है। बाद में निडेरिया से को अलग कर दिया, उसमें से एक फाइलम निकाल दिया कॉल्ड टीनोफोरा, ठीक है। तो जो कुछ भी आप देखेंगे निडेरिया में, वही सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको दिखेंगी टीनोफोरा में। हम बहुत सीरीज से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को मैं बिल्कुल सीरीज से लेके जा रहा हूं। और लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो मैंने आपको फाइलम की एक लिस्ट दी है, डिस्कस की है, वो उसी सीरीज में अपने को याद रखनी है, ठीक। तो वो सीरीज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी फाइलम की, वो सिंपलेस्ट से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाइलम तक गई है, और वही उसी की हेल्प से हम यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ भी पाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे समझने की हम कोशिश करें। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो टिश्यूज होते हैं बॉडी में, टिश्यूज तो हैं इन एनिमल्स में जिनमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बॉडीज में टिश्यू तो हैं, ठीक। लेकिन ये टिश्यू अब क्लस्टर करते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज क्लस्टर करते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेन, ठीक है। सर्टेन टिश्यूज दे क्लस्टर टुगेदर एंड फॉर्म ए ऑर्गेन, ठीक है। सो tissues group together to form an organ, ठीक है, टू फॉर्म ए ऑर्गेन। और एक ऑर्गेन स्पेशलाइज होता है किसी एक वर्क को करने के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए ये जो ऑर्गेन है वो स्पेशलाइज होता है। तो जो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये टिश्यू लेवल से आगे की बात है, तो ये उसके आगे के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो जो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने वॉर्म वाले जो फाइलम्स हैं वहां से स्टार्ट होती है। तो अपना वॉर्म वाला पहला फाइलम क्या है? फ्लैट वॉर्म वाला, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर अपने को ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, एंड ऑल्सो इन एसके हेल्मिन्स, यानी राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म वाले जो फाइलम है अपना, उसके अंदर भी अपने को
यही वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। तो आप अपनी समझ को सिर्फ ऐसे ही देखते चलो कि भाई कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पे आए तो वो सेलुलर लेवल के लिए हुए थे। जब थोड़ा इवोल्यूशन हुआ उससे और नए एनिमल्स इवॉल्व हुए तो उन एनिमल्स के पास प्रॉपर टिश्यूज होने लगे, ठीक है। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो अब ऑर्गेन्स बनने लग गए, ठीक है। अब और इवोल्यूशन होगा तो अब पहुंचेगा ऑर्गेनाइजेशन अपने हाईएस्ट लेवल पे, दैट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे, ठीक। तो अब आएगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि भाई सर्टेन ऑर्गेन्स वो कोऑर्डिनेट करने लगेंगे एक दूसरे से और एक ही फंक्शन को बहुत ही स्पेशलाइज, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से अब परफॉर्म करेंगे वो, ठीक। तो देखिए यहां पे अब क्या होगा कि सर्टेन ऑर्गेन्स coordinate together to accurately, precisely perfectly efficiently ठीक। तो अब सर्टेन ऑर्गेन्स एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्यों? जिससे वो एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, परफेक्टली या एफिशिएंटली एक टास्क को परफॉर्म कर पाए, ठीक। टू एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, परफेक्टली, एफिशिएंटली परफॉर्म a particular life process, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि भाई एक ऑर्गेन सिस्टम का मैं एग्जांपल देता हूं। हम लोग ह्यूमंस का एग्जांपल ले लें एक, और ऑर्गेन सिस्टम मैंने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कितना एडवांस्ड इवोल्यूशनरी फीचर है, आपको यहां से उसका फील मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये स्टार्ट हो रहा है आपके बकल कैविटी, माउथ से। अब खाना यहां पे रखा जाता है, ठीक है, उसको अच्छे से च्यू किया जाता है, दांत से उसको बहुत च्यू करते हैं, दांत से उसको पहले टीयर अप करते हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स पे ब्रेक करते हैं, ठीक है, च्यूइंग चल रही है खाने की। उसके बाद यहीं पे सलाइवा, टंग, सब कुछ है जो उसको मिक्स कर देता है, ठीक है। सलाइवा से, सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहली उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब इस खाने को एक परफेक्ट डाइजेस्टिव चैम्बर में भेजा जाएगा वाया ईसोफेगस। ईसोफेगस इसको चुपचाप लेकर के एक चैम्बर में चली जाएगी जहां पे होगा स्टमक। स्टमक इस खाने में से अगर कुछ जम्स वगैरह हैं, रह गए हैं, तो उसको मारेगा। कैसे? उसके ऊपर HCl डाल करके, ठीक। साथ में स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक है, साथ में स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा।
फिर ये खाना जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में खाने का फाइनल डाइजेशन होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में खाने का फाइनल डाइजेशन हो जाता है, ठीक, पहले ही पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में उसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, और इंटेस्टाइन का मेन काम होता है खाने को जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लेना। तो कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दीज और डिफरेंट ऑर्गेन्स। इंटेस्टाइन अलग ऑर्गेन है, स्टमक अलग ऑर्गेन है, ईसोफेगस अलग ऑर्गेन है, माउथ अलग ऑर्गेन है। तो ये सब मिल करके जब काम करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो पाता है क्या, डाइजेशन, और बिल्कुल भी जो खाना है उसका जो मोस्ट एफिशिएंट यूज है वो किया जा पाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये मोस्ट एडवांस्ड कह लें या बोल लें मोस्ट इवॉल्व्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है। तो सोच लीजिए हम लोगों में भी यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो कितनी एडवांस, क्योंकि हम सबसे एडवांस्ड हैं। ठीक, अब ये ऑर्गन सिस्टम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से आना स्टार्ट हुए, तो एसके हेलमिन्स के अंदर अभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसके आगे वाले फाइलम से आना स्टार्ट हुए होंगे। तो इट इज सीन टू डेवलप फ्रॉम द फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसके बाद वाले फाइलम में आर्थ्रोपोडा में, उसके बाद वाले फाइलम में मोलस्का में, उसके बाद वाले फाइलम में इक्वाइनोडर्मेटा में, उसके बाद वाले फाइलम में हेमीकॉर्डेटा में, और उसके बाद वाले फाइलम में कॉर्डेटा में, यानी जिसमें हम आते हैं उसमें तक में यही वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो फ्रॉम एनेलिडा टिल कॉर्डेटा जो और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम वाला ही है। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कौन से उसमें है ये अभी थोड़ा थोड़ा आप अगर याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज एक चार्ट बनाएंगे लास्ट में, वहां चीजें आपको याद हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूंगा कि जो अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी बहुत वैरायटी है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझें, जो एनसीईआरटी में दिया है वही बात करूंगा मैं। ठीक, आइए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। So let's see extent in organ system level of organization। ठीक है, तो हम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा फूड के, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है जो ब्लड के सर्कुलेशन में फ्लो करता है। ठीक,
ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप दो एक्सटेंट आपको देखने मिलती हैं, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले बहुत जल्दी से मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा वो होता है जिसमें खाना इंजेस्ट करने के लिए, यानी खाने को बॉडी के अंदर लाने के लिए, और जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट करने के लिए। खाने को इंजेस्ट करने के लिए और जो वेस्ट बचता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए जो बॉडी में ओपनिंग है वो एक ही हो, ठीक है। इफ body contains only single opening, if digestive system contains only single opening for ingestion as well as for egestion या excretion बोलते हैं जिसको, ठीक। तो अगर एक ही ओपनिंग है जिससे खाना खाया भी जाएगा और जिससे वेस्ट बाहर निकाला भी जाएगा तो उस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इट इज a digestive system in which food ingestion and वेस्ट ईजेशन को ही एक्सक्रीशन बोला जाता है, ठीक है। एंड वेस्ट ईजेशन टेक प्लेस वाया सेम ओपनिंग। अगर सेम ओपनिंग से फूड को खाया भी जाए और वेस्ट को बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे कि फूड को खाने के लिए अलग ओपनिंग होती है और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होती है। तो फूड को खाने के लिए जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं माउथ, और फूड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं एनस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू सेपरेट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर इंजेशन ऑफ फूड, खाने को खाने के लिए जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड माउथ, और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए फॉर ईजेशन जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड एनस। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होती है, कुछ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना पाया जाता है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स, मतलब इसमें है, और बाकी
जो कंप्लीट है वो अपना जिसपे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट रहेगा वहां पे होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन सबसे पहले। चलिए अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड फ्लो कराने वाला सिस्टम। तो इस कंडीशन में भी अपने पास दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहले हम डिस्कस करें एक ऐसा वाला जिसके बारे में आपने अभी तक शायद से नहीं सुना होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से दैट दिस इज अ बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। आपको सपोज करना है कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आप सपोज करिए कि यहां पे एक प्रेजेंट है पंप जो ब्लड को सर्कुलेट कराएगा पूरी बॉडी में, और उस पंप को हम लोग बोलते हैं हार्ट, ठीक है। सो लेट्स से कि भाई यहां पे एक हार्ट प्रेजेंट है। अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से, मजा आएगा आपको, कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे ऐसे गड्ढों के जैसे सर्टेन स्पेसेस। ठीक है। तो ये गड्ढे 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 कहीं कुछ प्रेजेंट है ये, ठीक। इन गड्ढों को हम लोग बोलते हैं साइन्यूसेस। इन गड्ढों को हम लोग बोलते हैं साइन्यूसेस, ठीक। और इसी साइन्यूसेस में प्रेजेंट रहते हैं इसके सर्टेन ऑर्गेन्स। मान लो एक ऑर्गेन यहाँ पे, एक ऑर्गेन यहाँ पे, एक ऑर्गेन यहाँ पे, एक ऑर्गेन यहाँ पे, कुछ ऑर्गेन्स, ठीक है, इस तरह से। और ये इसकी बॉडी इस तरह से डिफरेंशिएटेड है, ठीक। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसके हार्ट में से दो ऐसे ट्यूब निकलते हैं, एक ऊपर और एक इधर। समझने की कोशिश करें। अब यहां से ये ट्यूब, हार्ट में ब्लड आया, भरा हुआ है खूब सारा, ये ब्लड अब यहां से निकलेगा और इन साइन्यूसेस में भर जाएगा। कैविटी में रहेगा, साइन्यूसेस में भर जाएगा, ठीक। तो फिर ब्लड क्या करेगा भाई, यहां पे साइन्यूसेस में भर गया और इधर से फ्लो करता हुआ वापस से चला गया हार्ट के अंदर, ठीक। तो इस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर अपन ध्यान से अभी समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा, हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलेगा, कहां जाएगा, साइन्यूसेस में, ठीक। साइन्यूसेस में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेन्स। तो ऑर्गेन्स आर bathed in blood, ठीक है। ऑर्गेन्स दे आर bathed in blood। फिर ये जो ब्लड है वो वापस चला जाएगा हार्ट में, वापस चला जाएगा कहां पे, हार्ट में। तो अगर आपने देखा इसको ध्यान से तो आपको पता चल रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करता है वो कैविटी में करता है एक,
ठीक है, उस कैविटी में साइन्यूसेस होते हैं, साइन्यूसेस के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं, एंड ऑर्गेन्स आर परमानेंटली बाथ्ड इन ब्लड। ठीक है, वो हमेशा ब्लड के से नहाए हुए रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं एडवांस टाइप वाली में बात करेंगे, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करता है वो वेसल्स में करता है। वो किस में फ्लो करता है, वेसल्स में। हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारे में ब्लड फ्लो किस में करता है, वेसल्स में। उन वेसल्स को डायमीटर के अकॉर्डिंग और सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ब्लड फ्लोज इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेन सिस्टम में भी अलग अलग तरीके के एक्सटेंट हैं। ठीक, तो उन्हीं को हमें यहां पे समझना था। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, क्लोज के बारे में ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लोज के बारे में अपने को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको क्लास 10th में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की मिल चुकी होती है। ठीक, चलिए, तो हमने अपना पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है बॉडी की वो प्रॉपर्टी टू गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अगर सिमेट्री की हम बात करें तो सिमेट्री क्या है? ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो ऐसे बॉडी की प्रॉपर्टी है जिनको हम दो इक्वल हाफ में, दो बराबर हिस्सों में बांट पाएं। ठीक, इसमें जो रोल प्ले करता है वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, समझने की कोशिश करना, बताता हूं मैं। देखो, तो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज property of a body to get divided into two equal halves when, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, when it is cut from a vertical plane of symmetry या फ्रॉम ए वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर बॉडी को एक वर्टिकल ऐसी एक्सिस में, ये वर्टिकल एक्सिस में आप कट करो और वो डिवाइड हो जाए टू इक्वल हाफ में, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल में कट करने पे डिवाइड करना नहीं, वर्टिकल एक्सिस से ऐसे कट करना है, ऐसे नहीं कट करना है। ठीक, तो अब इस बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? तो इन दीज ऑर्गेनिज्म there is no vertical का मतलब लॉन्गिट्यूडनल को भी वर्टिकल बोलते हैं।
देयर इज नो वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल plane of symmetry there is no vertical or longitudinal plane of symmetry। तो अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बॉडी को आप दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी कांट बी डिवाइडेड into टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स में आप बॉडी को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे दो इक्वल हाफ में, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढने मिलेगी, तो दे आर एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक में अपने पास होते हैं मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस। मोस्ट ऑफ द sponges। So most of the sponges they are asymmetric। अब आपको बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक क्या होगा, ये वो है तो हम सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स किसे बोलेंगे, जिनमें कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो, यानी कम से कम कोई एक वर्टिकल रास्ता ऐसा उनमें मिले, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले जहां से कट करने पे उनमें दो इक्वल हाफ्स आएंगे। ठीक है, सो दे हैव एटलीस्ट वन या ऐसा ना बोल के मैं इसको सीधे बोलता हूं कि देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इतना ही बस। देयर बॉडी कैन बी divided into two equal halves। ठीक, अब सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स में, सिमेट्रिक एनिमल्स पे मैंने डिवाइड करके दो बनाए हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो ये क्या है, रेडियल क्या, रेडियल मतलब जिसका ना बॉडी ऐसा हल्का सर्कुलर टाइप होगा। ठीक है, इसको आप यहां से भी डिवाइड करोगे इक्वल हाफ, यहां से भी डिवाइड करोगे इक्वल हाफ। ठीक, मतलब कितने भी वर्टिकल एक्सिस, समझ लो एक तरबूज है, तरबूज जानते हो ना, तरबूज वाटरमेलन। अब वाटरमेलन को तुम ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कहीं से भी वर्टिकल प्लेन से आप कट कर दो तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, अगर वो उसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस तो। ठीक, तो सच अ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सो एनिमल्स विद more than one plane of symmetry, यानी जिनकी बॉडी को आप एक से ज्यादा एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू कट करने पर दो इक्वल हाफ्स ऑब्टेन कर लेंगे, वो हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। और जिनमें जैसे हम लोग हैं, अच्छा बताओ हम लोगों में कितनी एक ही वर्टिकल एक्सिस है जहां से आप कट करेंगे तभी आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री हम लोगों में है, बाइलेटरल सिमेट्री हम लोगों में है, यानी ऐसे एनिमल्स विद ओनली वन longitudinal plane of symmetry,
जिनमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी, वो हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो इस फ्लो चार्ट को नोट करो, इस एक्सप्लेनेशन को नोट करो। अब आगे बढ़ें और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम रेडियल सिमेट्री की बात करें अलग से। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। क्या? सबसे पहला, ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर आप इसका देखेंगे तो इट इज लेस एडवांस्ड। ये एडवांस्ड इवोल्यूशनरी फीचर नहीं है, क्योंकि एडवांस्ड होता तो हम लोगों में प्रेजेंट होता। अब ऐसे समझा करो, कोई भी चीज अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू में एडवांस्ड है तो हम में प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं अर्थ पे। ठीक, तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका एडवांस नहीं है, अगर होती तो हमारे में प्रेजेंट होती। ठीक, दूसरा, ये प्रेजेंट किसमें है? तो ये प्रेजेंट होगा आपका इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स को ही हम लोग कौन सा फाइलम बोलते हैं? निडेरिया। अच्छा, निडेरिया और उसका जुड़वा भाई कौन है? निडेरिया का जुड़वा भाई कौन सा है? निडेरिया का जुड़वा भाई है टिनोफोरा। तो जो निडेरिया में होगा वो टिनोफोरा में भी होगा। ठीक, जो निडेरिया में होगा वो टिनोफोरा में भी होगा। ठीक है, अब इसका एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसके बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रा है, हाइड्रा जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको साफ साफ। तो उसको भाई ऊपर से दिखाया गया है, तो उसको अगर ऐसे कट करो इस तरह से तो भी बराबर, ऐसे कट करो तो भी 2 इक्वल हाफ, ऐसे कट करो तो भी 2 इक्वल हाफ। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, इस पे मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन्होंने कितने दिखाए? एक ये 1, ठीक है, दूसरा ये 2, तीसरा ये ऐसे कट करने पर 3। ठीक है, तो इन्होंने ही आपको 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे दिखा के दे दिए हैं। ठीक, तो ये एक से ज्यादा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखे तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो ये रेडियली सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म आपके सामने दिख रहा है। क्लियर? अब आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पे। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, तो ये एडवांस्ड इवोल्यूशनरी फीचर है। ये एडवांस्ड इवोल्यूशनरी फीचर है। ठीक है, ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में रहेगा, तभी हम में है। ठीक, तो ये किसमें किसमें प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है अपना प्लेटीहेल्मिन्स, से लेकर के कॉर्डेटा यानी हम तक। लेकिन बीच में आता है इकाइनोडर्मेटा, उसमें नहीं होता, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अभी मजा आएगा आपको। ठीक, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक, तो एनसीईआरटी में दिया गया बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्कॉर्पियन दिया हुआ है, उसको दिखा रहे हैं कि 20 से कट करने पर, मतलब एक ही प्लेन है, इसी से कट करोगे तभी आपको 2 इक्वल हाफ ऑब्टेन होंगे, और कोई जगह ही नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं अगर इसको यहां से कट करूं तो भी 2 इक्वल हाफ नहीं है, ऐसे कट करूं 2 इक्वल हाफ नहीं है। तो ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर इन केस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं, बात करते हैं पर्टिकुलरली इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। समझना, ये टर्म बहुत आसान है।
देखिए इकाइनोडर्मेटा में आपका ये स्टारफिश टाइप की आती है, ठीक। अब इसको समझने की कैसे कोशिश करें कि ये जो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ठीक है, ये उसका एडल्ट है, ये एडल्ट है। इस एडल्ट को जब मैं डिवाइड करूंगा, ये सेंटर है, तो बहुत सारे प्लेन मिलेंगे जहां से मैं कट करने पे 2 इक्वल हाफ ऑब्टेन कर लूंगा। बहुत सारे ऐसे प्लेन होंगे जहां से कट करने पे मैं 2 इक्वल हाफ ऑब्टेन कर लूंगा। तो एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा शो रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्या शो करता है वो? रेडियल सिमेट्री को शो करता है। तो एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा दे शो रेडियल सिमेट्री। एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा शो रेडियल सिमेट्री। ठीक, अब रेडियल सिमेट्री आपको पता है ये लेस एडवांस्ड फीचर है, ये लेस एडवांस्ड फीचर है, दिस इज लेस एडवांस्ड फीचर। अब अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि भाई कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डेवलप नहीं होते, उनमें पहले लार्वा होता है और फिर एडल्ट फॉर्म आता है। ठीक, तो जो अपना लार्वा है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं आपके लिए, तो लार्वा का मतलब क्या होता है? यंग, ठीक है, यंग ऑर्गेनिज्म। तो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा ये शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्या शो करता है? ये शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। दिस शोज बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है, जो एडवांस्ड फीचर है ना, ये एडवांस फीचर है। तो इसके एडल्ट में आप क्या देख रहे हैं? लेस एडवांस फीचर है, लेकिन यंग में, लार्वा में क्या देख रहे हैं? एडवांस फीचर है। ठीक, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आगे की अप्रोच है या पीछे जाने की अप्रोच है? तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये अप्रोच जो है वो पीछे जाने की अप्रोच है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पिछड़ी अप्रोच है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि जैसा आप यहां देख रहे हैं, तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट लार्वा शो एडवांस सिमेट्री, whereas adult show less advanced symmetry. एडल्ट शो लेस एडवांस सिमेट्री। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, अगर ये आगे बढ़ रहा होता कि लार्वा में लेस एडवांस और एडल्ट में एडवांस दिखा रहा होता, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक, अगर पीछे आ रहा है तो इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या शो हो रहा है? सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। दिस टाइप of development
इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या चीज होती है और इसमें वो कैसे शो हो रही है। क्लियर? ठीक, चलिए, तो आई थिंक आपको सिमेट्री के भी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री, वो भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट बेसिस ऑफ सिमेट्री पे, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जर्म लेयर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जर्म लेयर्स, इसको भी समझ लेते हैं। तो जल्दी से इसे हम देख लेंगे, ज्यादा इसमें वो नहीं है। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं? जर्म लेयर्स क्या होती हैं? तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं? एक एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो में जब तक कोई ऑर्गेन या टिश्यूज ये सब नहीं आए होते हैं, तो तब तक उसका मतलब बोलते हैं कि अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है ना, शुरुआती दौर है। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज में एक स्टेज आती है जहां बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज में एक इवेंट होता है, एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। यहां पे डेवलपमेंट होता है, यहां पे डेवलपमेंट होता है सेल लेयर्स का। ठीक है, यहां पे डेवलपमेंट होता है सेल लेयर्स का, लेयर्स ऑफ सेल का, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल लेयर्स का डेवलपमेंट ऑफ सेल लेयर्स हैपन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक, एंड दीज सेल लेयर्स, यही सेल लेयर्स अब बॉडी के बाकी टिश्यूज और ऑर्गेन्स बनाती हैं। ठीक है, दीज सेल लेयर्स form different tissues या organs of a body। तो याद रखिए, मैं लेयर्स बोल रहा हूं, तो याद रखिएगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और इन लेयर्स से ही डेवलप होते हैं बाद में फिर डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गेन्स। तो इन लेयर्स को, दीज सेल लेयर्स आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। ठीक है, दीज सेल लेयर्स, they are technically called as germ layers. These cell layers are called germ layers. ठीक है, अब कुछ एम्ब्रियो में 2 सेल जर्म लेयर्स बनती हैं, कुछ एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक, तो इन्हीं के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? those animals in which 2 germ layers are formed during embryonic development, they are diploblastic। ठीक है, 2 जर्म लेयर जिनमें बने, और इन 2 जर्म लेयर को बोला जाता है, जो बाहर वाली जर्म लेयर है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म और जो अंदर वाली जर्म लेयर है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक, तो 2 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? आउटर एक्टोडर्म, outer one is ectoderm and inner one is endoderm,
ठीक, आउटर वन इज एक्टोडर्म, इनर वन इज एंडोडर्म। सिमिलरली अब अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो ये आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं रह जाएगा अब। तो दीज आर दोज एनिमल्स in which how many germ layers will be present? 3 germ layers are present। ठीक है, जो 3 germ layer प्रेजेंट होती है, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे 3 germ layer बने तो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 germ layer कौन कौन सी होंगी? तो बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है, एकदम अंदर वाली एंडोडर्म, अंदर वाली एंडो, बाहर वाली एक्टोडर्म। बीच वाली को कहा जाता है मीजोडर्म, बीच वाली को कहा जाता है मीजोडर्म, बीच वाली को बोला जाता है मीजोडर्म। क्लियर? तो ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं और मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा आपके सामने और एक बार प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझिएगा, अगर मैं एक बॉडी को कट करूं, एक एम्ब्रियो को कट करूं और देखूं उसमें ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, तो अगर मुझे डिप्लो मीन्स डाई, ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स, ठीक है, तो अगर मुझे 2 जर्म लेयर मिले, कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टोडर्म, आउटर जर्म लेयर, और अंदर वाली एंडोडर्म, दैट इज इनर जर्म लेयर। ठीक, और बीच में इसमें भरा होता है, इन दोनों के बीच में भरा होता है एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर फ्लूइड। इसमें कोई सेल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सेल नहीं होगा। इन दोनों के बीच में क्या को बता रहा हूं, तो यहां पे एक जिलेटिनस, जिलेटिनस का मतलब जेली लाइक नॉन सेल्यूलर लेयर रहेगी। ठीक, और इस लेयर को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्या नाम दिया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस लेयर के लिए हम लोग जो नाम यूज करते हैं दैट इज मीजोग्लिया, दैट इज मीजोग्लिया। ठीक, अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स अपने पास हैं निडेरिया, और उसका भाई जो निडेरिया करेगा वो टिनोफोरा भी करेगा, एंड टिनोफोरा। सिंपलेस्ट है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स होंगी, कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। मीजोडर्म बहुत सिग्निफिकेंट है, ये मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। तो 2 फीचर हैं जर्म लेयर्स के बेसिस पे, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पे। तो हम लोग एडवांस वाले ही होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एडवांस है तो हम लोगों में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट है। तो ये स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन से, ये स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन से, और ये एंड होता है कॉर्डेटा, यानी हम लोगों में भी यही प्रेजेंट है। ठीक, तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज के लिए। ठीक, तो आप आज के लिए यहीं तक नंबर ऑफ जर्म लेयर्स तक को ही एब्जॉर्ब करो, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। मैं आपको साथ में कुछ टेबल्स देता हूं, उन टेबल्स के थ्रू भी आप इसको अच्छे से करिए तैयार। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आपको नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो 2-3 बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में करा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।